Guys, what's up? Very good afternoon. Welcome to the channel. Very good afternoon. Good afternoon, good morning, good afternoon, good evening. कुछ लोग रिकॉर्डिंग पे भी देखेंगे बाद में, तो उनको गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट. चलो जी. और सुनाओ, कैसे हो? एवरीथिंग इज गुड, मस्त एकदम, जिंदगी चल रही है, बढ़िया चल रही है. अच्छे हो? अच्छे हैं सर, बस एकदम मस्त बढ़िया है हम सर. चलो, पढ़ाई हो रही है अच्छे से रिवीजन हो रही है, अच्छे से सब चीज़ तैयार हो रही है. हाँ सर, अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है. गुड आफ्टरनून दिया, गौरी, आरन, मेरे को तो नाम ही नहीं प्रोनाउंस करना आ रहा भाई इसका. तन्वी, प्रियांशु, बॉबी मिश्रा जी, बादल, विवेक, साक्षी. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. वेरी गुड आफ्टरनून. चलो, टेस्ट के आंसर्स आपको मिल जाएंगे और टेस्ट चेक होके आपको मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में आ जाएंगे. ठीक है. ओके. चलो, वेरी गुड आफ्टरनून. ऑल सेट. चलो, डिविडेंड चैप्टर रिवाइज करके आए हो? हाँ सर, हम डिविडेंड चैप्टर रिवाइज करके आए हैं. और आज हमको इसके बढ़िया क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि इसके कई क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुआ है. पाखी, हाय गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून कशिश जी, गुड आफ्टरनून मुकेश जी, गुड आफ्टरनून. इंग्लिश लर्निंग. चलो, फटाफट से तुम पहले वीडियो को लाइक कर दो. और अगर तुम निकम्मों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, पाप लगेगा तुमको, मैं बता रहा हूं, पाप जिसे बोलते हैं. ठीक है, पाप, एकदम महापाप. अगर तुम वीडियो लाइक नहीं करोगे और चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पाप लगेगा. ठीक है. चलो सर, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर कौन सा? 8, डिविडेंड. इसके अगला चैप्टर हम लोग कौन सा करने वाले हैं? इसके अगला चैप्टर हम लोग करने वाले हैं चार्जेस. तो नेक्स्ट चैप्टर यू हैव टू डू इज चार्जेस, और चार्जेस के बाद वी विल डू प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट. तो अगला चैप्टर हम करेंगे चार्जेस, और चार्जेस के अगला चैप्टर हम करेंगे प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट. उससे क्या होगा, हमारा 1 से लेके 6 तक जो चैप्टर्स हैं वो हो जाएंगे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स. तो उसके बाद फिर मैं तुम्हें आफ्टर प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट वी विल डू डिपॉजिट्स. ठीक है. तो फिर एक्सेप्ट जनरल मीटिंग्स हमारा 1 से लेके 8 तक कंप्लीट हो जाएगा. तो अभी इसके अगला चैप्टर वी विल बी डूइंग चार्जेस, लिख लेना, नोट कर लेना. उसके बाद वी विल बी डूइंग प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, और उसके बाद वी विल बी डूइंग डिपॉजिट्स. ठीक है. मोस्ट प्रोबेबली उसके अगला मैनेजमेंट कर लेंगे अपन, क्योंकि मैनेजमेंट पहले निपटा लेंगे, ऑडिटर अकाउंट्स वगैरह बाद में देखेंगे. और मोस्ट प्रोबेबली मैं बोल रहा हूं मैनेजमेंट उसके बाद अपन निपटा लेंगे. ठीक है सर. चलो, रेडी हो? एक बार चैट पे लिख दो फटाफट, सर रेडी. हम लोग एकदम बढ़िया रूप से रेडी हैं. और हम लोग क्वेश्चंस जो है, और तुम लोग खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, निकम्मे इतने हो, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. मैंने एक बच्चे का कमेंट देखा अभी कि शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर के चैप्टर्स में और भी क्वेश्चंस करने हैं, और टेस्ट में भी जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो करने हैं. फिर उसके बाद आपको जो और क्वेश्चंस जहां से आप आरटीपी एमटीपीज निकाल के कर सकते हो वो करो. क्वेश्चन बैंक लेना है, क्वेश्चन बैंक ले लो, उससे करो. बट एटलीस्ट ट्राई योर सेल्फ ऑल्सो. ठीक है. साथ साथ खुद भी ट्राई किया करो कि हमको भी करने हैं क्वेश्चंस. और मैंने बोला हुआ है दैट इज ओपन, मेरे को भेज दिया करो, चेक करके दे दूंगा तुमको. मतलब बता देता हूं वॉइस नोट पे कि क्या तुमने गलत लिखा है, क्या सही लिखा है, कितना लिखना चाहिए, कितना नहीं लिखना चाहिए. ठीक है. चलो, तो बड़े अच्छे क्वेश्चंस है. इनफैक्ट मैंने इसीलिए ना एक काम करा, आज मैंने 2 क्वेश्चंस तुमको लास्ट में यहां सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिए हैं. ये रहे वो 2 क्वेश्चंस. तो 8 क्वेश्चंस हम करेंगे, उसके बाद 2 क्वेश्चंस मैं तुमको सेल्फ के लिए दूंगा, इसको यहीं पे लिखना. और ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीटेड है. तो दीज 2 क्वेश्चंस आई हैव गिवन टू यू, यू हैव टू प्रेजेंट इट. ठीक है सर. चलो, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं. लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1. कॉन्सेंट्रेशन सामने रखिएगा. ठीक है. पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान देंगे, फालतू के काम पेपरों के बात करने हैं. सुनना मेरी बात. सर यार आप तो बड़े ही खड़ूस हो. हाँ, ऐसी खड़ूस है अपन, पढ़ाई लिखाई के लिए अपन ऐसी खड़ूस है. मजे जितने करने करो, बट पढ़ाई के कॉस्ट पे मजे नहीं करने कभी भी. ठीक है सर. चलो सुनो. क्वेश्चन 1 इज, द डायरेक्टर ऑफ डिलाइट लिमिटेड प्रपोज्ड डिविडेंड एट द रेट ऑफ 12% ऑन द इक्विटी शेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24. ठीक है. एक कंपनी है जिसका नाम है डिलाइट लिमिटेड. ठीक है. इस कंपनी ने क्या करा सर? इस कंपनी ने डिविडेंड प्रपोज करा 12% का. ओके. ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24. और ये क्वेश्चन मेरे ही पेपर में आया था. ठीक है. मेरे ही इंटर के एग्जाम में आया था. आई वॉज इन इंटर इन May 19. मतलब आई डिड सीए आफ्टर बिकमिंग सीएस. तो फर्स्ट आई डिड सीएस, फिर जब सीएस कंप्लीट हो गई उसके 5-6 महीने बाद आई एनरोल्ड फॉर सीए. तो May 19 आई अपीयर्ड फॉर सीए. ठीक है.
उसमें ये पेपर में क्वेश्चन आया था कि डायरेक्टर जो है उसने डिविडेंड प्रपोज करा कितने परसेंट का, 12% का ऑन द इक्विटी शेयर्स। द सेम वाज अप्रूव्ड इन द एजीएम ऑफ द कंपनी हेल्ड ऑन 20th ऑफ सितंबर 2024। ठीक है सर, और ये अप्रूव भी हो गया। डायरेक्टर्स आपको डायरेक्टर डिक्लेयर द अप्रूव डिविडेंड, और उसके बाद डायरेक्टर ने क्या कर दिया, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, एनालाइजिंग द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, गिव योर ओपिनियन ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। आपको फॉलोइंग मैटर्स पर यह बताना है कि जो आपसे पूछा जाएगा यू हैव टू आंसर। दे देंगे सर आंसर, पढ़ो। मिस्टर ए होल्डिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 लाख। एक तो मेरी बात सुनो, डिविडेंड फेस वैल्यू पे मिलता है या पेड अप वैल्यू पे मिलता है? तो जनरली फेस वैल्यू पे मिलता है, पर अगर कंपनी चाहे तो पेड अप वैल्यू पे दे सकती है, बट जनरली ऑलवेज एंड ऑलवेज डिविडेंड इज टू बी डिक्लेयर्ड ऑन द फेस वैल्यू। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे जाता है सर। तो 10 लाख की फेस वैल्यू के शेयर्स थे भाई के पास, तो इस हिसाब से भाई का डिविडेंड कितना बनता है? 10 लाख का 12%, तो मैं बोलूं 1,20,000, इसका 1,20,000 का डिविडेंड बनता है। ठीक है सर, फिर आगे क्या हुआ, इस बंदे ने कंपनी को 1,00,000 रुपए कॉल मनी नहीं दे रखी। कितना निकम्मा बंदा है, कंपनी ने इससे 1,00,000 रुपए कॉल मनी मांगी, यानी कि इसको कॉल के पैसे देने थे और इसने नहीं दिए। कैन द सेम बी एडजस्टेड अगेंस्ट द डिविडेंड अमाउंट पेबल टू हिम? क्या ये चीज डिविडेंड से एडजस्ट हो सकती है? तो हम बोलेंगे आंसर इज एब्सोल्युटली यस। पहले इतना ही लिखना स्टार्ट करो, सेकंड पार्ट फिर पढ़वाऊंगा, फिर उसको लिखेंगे। लिखो 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 लिखो, आंसर नंबर 1, क्या ये एडजस्ट हो सकता है? यस सर, बिल्कुल एडजस्ट हो सकता है। लिखो आंसर नंबर 1, लिखो एज पर सेक्शन 127। कौन सा सेक्शन लगेगा सर इस पे? सेक्शन नंबर 127। ठीक है, सेक्शन नंबर 127 लगेगा, और सेक्शन नंबर 127 क्या बोलता है? एज पर सेक्शन 127 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, वेयर द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। लिख लो बेटा, लिख लो, मेरे साथ लिख लो। वेयर द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, वेयर द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड by a company, by a company, and if any calls in arrear is there, if any call in arrear is there, or any other sum is due from member, is due from member। अगर सर या तो हमने मेंबर से कॉल इन एरियर के पैसे लेने हैं, या फिर हमने मेंबर से कोई और पैसे लेने हैं, then no offense under section, no offense shall be deemed to be, no offense shall be deemed to be, deemed to have been committed, deemed to have been committed if dividend is lawfully adjusted, if dividend is lawfully adjusted by the company, by the company against any sum due from member। अगर सर कोई भी सम ड्यू है फ्रॉम मेंबर, तो मेंबर से जो पैसे आने हैं उस पैसे के अगेंस्ट हम डिविडेंड को क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा सेक्शन 127 बोलता है। तो अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे इन द गिवन केस, in the given case you can write facts and analysis, that is the relevant provision। RP मतलब relevant provision। ठीक है, ठीक है सर। in the given case Mr. A holding, Mr. A है ना भाई का नाम, Mr. A holding equity shares of face value of rupees 10 lakh, so he is entitled to, बताओ कितने का डिविडेंड मिलेगा? सो ही इज एंटाइटल्ड टू डिविडेंड ऑफ रुपीज, ही इज एंटाइटल्ड टू डिविडेंड ऑफ रुपीज 1,20,000। कैसे सर? 10 लाख का फेस वैल्यू का 12%। ठीक है, सो रुपीज 1 लाख
is to be adjusted against the calls in arrear. Rupees 1 lakh is to be adjusted against calls in arrear, and remaining 20,000 rupees is to be paid to Mr. A. और जो बचे हुए 20,000 है वो हम मिस्टर ए को पे कर देंगे. तो 1 लाख आप एडजस्ट कर लोगे और बचे हुए 20,000 पे आप क्या कर दोगे, पे कर दोगे. सो रिमेनिंग 20,000 इज टू बी पेड टू मिस्टर ए. ठीक है सर, ये मिस्टर ए को पे कर देंगे बाय कैश और चेक और ई मोड, जो भी आप पे करोगे. ठीक. सो हम यहां पे कंक्लूजन डालेंगे. कंक्लूजन, इन द लाइट ऑफ अबव, in the light of above, it can be concluded that yes, it can be concluded that yes, the amount of dividend cannot be, ओए cannot be क्या होता है, can be, एडजस्ट कर तो दिया, can be lawfully adjusted towards call in arrear. तो जो सर कॉल इन एरियर है उसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है सर. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हेलो हेलो, बबलू, शिवानी. जो बीच बीच में बच्चे आते हैं बीच बीच में वो गुड आफ्टरनून लिखते हैं, बट उस समय मैं आंसर लिख रहा होता तो मैं बीच में बोल नहीं पाता. ठीक है, ओके सर, क्लियर है जी. जी सर, आगे सुनना. ठीक है, हाँ इसको ऐसे लिखो, रुको, ये कैश वाली लाइन को चेंज करके ना थोड़ा ऐसे लिखो. रुको, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे इन कैश और बाय, इसको ऐसे लिखो. इसको चेंज कर लो, मिस्टर ए एंड वी विल राइट इट लाइक टू मिस्टर ए और टू हिज ऑर्डर. या तो हम उस मिस्टर ए को पे कर देंगे या वो जिसको ऑर्डर देगा उसको पे कर देंगे, और टू हिज बैंकर या फिर उसके बैंक को पे कर देंगे. ठीक है, ठीक है सर. चले आगे. पार्ट 1 क्लियर है, पार्ट 2 पढ़ो. मिस्टर एन, ये आया था पेपर में मेरे, मिस्टर नहीं हो, मिस एन है ये. मिस एन वॉज द होल्डर ऑफ 1000 इक्विटी शेयर्स ऑन 31 मार्च 2024. ठीक है, मेरी बात सुनना आराम से. फाइनेंशियल ईयर है 23-24. ठीक है, 23-24, 1 अप्रैल 23 को शुरू हुआ, 31 मार्च 2024 को खत्म होगा. वेल एंड गुड. आगे बोलता है मिस एन है, कोई एन है, उसके पास 1000 शेयर्स थे 31 मार्च 2024 को. ठीक है, इस दिन इनके पास 1000 शेयर्स थे. ठीक है, आगे बोलो. फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये शेयर ट्रांसफर कर दिए आर को. ठीक है, आर को बेच दिया. आगे बताओ. जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में चढ़ गया 20 मई 2024 को. ठीक है, तो 20 मई 2024 को नाम भी चढ़ गया आरओएम में, यानी वो बंदा मेंबर बन गया होगा क्योंकि उसका नाम आरओएम में आ गया है. बिल्कुल ठीक है सर, सब कुछ समझ में आ गया. आगे बताओ. हु विल बी एंटाइटल टू द डिविडेंड है, किसको डिविडेंड मिलेगा भाई, मिस्टर आर को डिविडेंड मिलेगा. सर क्यों, अरे भैया जहां पर फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके बाद इसने शेयर बेचे, शेयर बेचने के बाद उसका नाम आरओएम में एंटर हो गया, तो जिसका नाम आरओएम में होगा उसको डिविडेंड मिलेगा ना. बट यहां पर ये क्वेश्चन को थोड़ा और कैसे घुमा सकते थे, पता है कैसे, ये वाली डेट इनको 20 में ना देकर, अगर क्वेश्चन आईसीआई अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को और मॉडिफाई करके ट्विस्ट कर दें. कैसे सर, उस केस में हम क्या करेंगे, हाँ उस केस में हम 20 मई 2024 को डेट ना डाल के ना, हम इसकी डेट एजीएम की डेट की बाद वाली डेट डाल देंगे. यानी इन्होंने एजीएम कब कराई है, 20 सितंबर 2024 को, और इसके बाद की कोई डेट बना लो तो फिर ये क्वेश्चन अबेयंस वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा थोड़ा थोड़ा. तो अभी तो इन्होंने सिंपल ही दिया हुआ क्वेश्चन. जब आप एजीएम करवाते हो, अब आपने यहां डिविडेंड दिया एक तरीके से, 20 सितंबर को आपने डिक्लेयर करा कि हम डिविडेंड दे रहे हैं,
तो उससे पहले ना कंपनी एक रिकॉर्ड डेट फिक्स करती है। रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या होता है कि कंपनी के शेयर्स तो डेली खरीदे बेचे जा रहे हैं। अब आज मैंने शेयर बेच दिया, तुमने खरीद लिया, कल को तुमने बेच दिया, किसी और ने खरीद लिया, तो आज मैं मेंबर, आज कंपनी के आरओएम में मेरा नाम है, कल को तुम्हारा नाम है, परसों किसी और का नाम है। तो ये कैसे पता लगेगा भाई डिविडेंड किसको देना है? तो कंपनी क्या करती है, डिविडेंड जब देती है ना, उससे पहले एक रिकॉर्ड डेट फिक्स करती है, और रिकॉर्ड डेट पे चेक करती है कि जिसका नाम हमारे रजिस्टर ऑफ मेंबर में चढ़ा हुआ है, हम उसको क्या देंगे, डिविडेंड देंगे। तो यहां पर मैं क्लियरली इसका रीजन ये दूंगा कि जब एजीएम हुई तो कंपनी ने उससे पहले शॉर्ट रिकॉर्ड डेट फिक्स की होगी, और रिकॉर्ड डेट पे श्योरली मिस्टर आर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में होगा, क्योंकि उससे पहले उसको ट्रांसफर हो चुके थे और रजिस्टर भी हो चुके थे। तो यानी रिकॉर्ड डेट वाले दिन किसका नाम एग्जिस्ट कर रहा होगा रजिस्टर ऑफ मेंबर में, मिस्टर आर का। तो अगर मिस्टर आर का नाम एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हम मिस्टर आर को क्या दे देंगे, डिविडेंड दे देंगे। ओ, लिखो आंसर। पार्ट बी का आंसर लिखेंगे, दिस इज फॉर पार्ट 1, ये फर्स्ट है। अब आप सेकंड का आंसर लिखेंगे, आंसर ऑफ सेकंड लिखो, एज पर सेक्शन 123, एज पर सेक्शन 123, एज पर सेक्शन 123, डिविडेंड शैल बी पेबल, डिविडेंड शैल बी पेबल ओनली, डिविडेंड शैल बी पेबल ओनली टू, डिविडेंड किसको दिया जाएगा सर, द शेयर होल्डर, और वो भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर जिसका नाम आरओएम में होता है, टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर और टू हिज ऑर्डर, और टू हिज ऑर्डर और टू हिज बैंकर। या तो सर वो उसको ही देंगे, या फिर उसका जिसको उसने ऑर्डर दिया होगा कि इसको पे कर दो तो उसको पे कर देंगे। अगर वो बोलेगा कि हमारे बैंक को पे कर दो तो हम बैंक को पे कर देंगे। फिर आगे लिखना, रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट इज डेट फिक्स्ड बाय कंपनी टू डेटरमाइन, टू डेटरमाइन। ये रिकॉर्ड डेट सर फिक्स की जाती है ये निकालने के लिए, रिकॉर्ड डेट फिक्स की जाती है ये निकालने के लिए कि किसको डिविडेंड जाना है, टू डेटरमाइन द एंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड, टू डेटरमाइन द एंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का एंटाइटलमेंट चेक करने के लिए हम रिकॉर्ड डेट फिक्स करते हैं, ठीक है। द पर्सन्स whose names appear, the persons whose names appears in register of member, in register of member as on record date are entitled to receive dividend, are entitled to receive dividend। तो ये लोग सर एंटाइटल्ड होते हैं कि इनको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। ठीक है बेटा, ठीक है सर, इनको डिविडेंड मिलेगा। अब आगे आना, ये हो गया प्रोविजन। अब हम आगे आते हैं फैक्ट्स एंड एनालिसिस पे। हमने बोला सर यहां कंक्लूजन डाल दिया ना, हाँ। फैक्ट्स एंड एनालिसिस लिखो, इन द गिवन केस, इन द गिवन केस। अब हमारे केस में क्या हुआ, मिस एन ट्रांसफर्ड द शेयर्स, मिस एन ट्रांसफर्ड द शेयर्स टू मिस्टर आर ऑन, मिस्टर आर एंड ऑन 31, कितनी तारीख को इसका नाम रजिस्टर हुआ था, 20 मई को, एंड ऑन 20th May 2024 द शेयर्स गॉट रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ मिस्टर आर, इन द नेम ऑफ मिस्टर आर। और सर 20 मई को तो वैसे भी वो किसके नाम में आ गए थे, मिस्टर आर के नाम में आ गए थे। तो हम बोलेंगे कंक्लूजन, कंक्लूजन, सिंस मिस्टर आर बिकेम रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, ये बंदा सर क्या बन चुका है, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर बन चुका है। सिंस मिस्टर आर बिकेम रजिस्टर्ड शेयर होल्डर बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन एजीएम, एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर होने से पहले ये रजिस्टर्ड शेयर होल्डर बन चुका था, दैट इज सो ही विल
be entitled for the dividend. So he will be entitled for the dividend. सर ये बंदा एंटाइटल होगा किस चीज के लिए? डिविडेंड के लिए. डन डन डन. यहां अपना निपटता है क्वेश्चन नंबर 1. वाओ, डन 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 अपना निपटता है क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, सिंपल था. और देखो भाई ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, सही में बहुत स्कोरिंग है, मतलब लिटरली वेरी स्कोरिंग, और पेपर में इसमें आता भी है. ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आता. तो दे आर गोइंग टू आस्क अगेन एंड अगेन एंड अगेन डिविडेंड वाले क्वेश्चंस. ठीक है, चलो. और मैं जितने क्वेश्चंस लेता हूं ना, मैं ऐसा करता हूं कि मैं कोशिश करता हूं कि सब चीज टच कर लूं, मतलब उस चैप्टर के हर एक सेक्शन का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टच हो जाए. कोई सेक्शन जो बहुत ही इररिलेवेंट है तो एक बार को बंदा सोचता है कि चलो ठीक है वो वाला क्वेश्चन हम डायरेक्टली भी देखेंगे तो वी आर एबल टू राइट. बट कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं समझ में आएगा तो दैट आई यूज टू टेक. ठीक है, अगला क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन है आसान, बट मैं तुम्हें इसीलिए लिखवा दे रहा हूं एक बार. इसका तरीका क्या है लिखने का, क्योंकि ये बहुत बार आया हुआ है, ये मॉड्यूल में भी दिया है, एग्जाम में भी आ चुका है, एमटीपी में भी बार बार आ रहा है. तो डोंट नो कि दोबारा ये फिर एग्जाम में दोबारा से फेंक देंगे इसको एक बार. ये क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन पढ़ना. एक कंपनी है जिसका नाम है YZ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड हैज प्रपोज्ड अ डिविडेंड ऑफ 10% फॉर द ईयर 2018-19. कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस करा कितने का सर? 10% का डिविडेंड अनाउंस करा. ठीक है, ओए ओए इधर ध्यान दो. क्या है? क्या हुआ? इधर देखो, इधर उधर उधर क्या देख रहे हो, ऐसे लेटे पड़े एकदम. YZ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, डिविडेंड कितना दिया? 10% फॉर द ईयर 18-19 आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द करंट ईयर. करंट ईयर के प्रॉफिट में से कंपनी 10% डिविडेंड बांटना चाह रही है, बांटो. कंपनी हैज अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 910 करोड़. कितने का प्रॉफिट कमाया है? 910 करोड़ का. बहुत बढ़िया. द कंपनी does not intend to transfer any amount to the general reserve out of the profit. बट कंपनी कुछ भी प्रॉफिट में से पैसा निकाल के रिजर्व में डालना नहीं चाहती. क्या कंपनी को ऐसा करना अलाउड है? वेदर द कंपनी इज अलाउड टू डू सो, कमेंट. और आपको विद रीजन आंसर देना है. मैं बोलूंगा सर इट इज टोटली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी. ये कंपनी की डिस्क्रिशन होती है. सर क्यों कंपनी की डिस्क्रिशन होती है? क्योंकि यहां पर आपको मैंडेटरली रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना होता. पहले वाला जो एक्ट होता था ना, कंपनीज एक्ट 1956 पुराना, वो वाले एक्ट में क्या बोला जाता था कि आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा. उधर परसेंटेजेस रहती थी, इतना इतना ट्रांसफर करो, इतना बांटना इतना करो, इतना बांटना इतना करो. अभी ऐसा कुछ भी नहीं. अभी अब्बा डब्बा जब्बा कुछ नहीं करना. तो हम यहां क्या लिखेंगे? इट इज टोटली एट द विल ऑफ द कंपनी दैट वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर एनीथिंग टू द जनरल रिजर्व और नॉट. दैट इज टोटली डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी. वो कंपनी की डिस्क्रिशन है दैट वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर और नॉट. गौचा गौचा सर. लिखो आंसर नंबर 2. लिखो लिखो भैया, लिखो आंसर नंबर 2 लिखो. आंसर नंबर 2 यहां लिखेंगे. रेलेवेंट प्रोविजन लिखो जी. एज पर सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट, एज पर सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एज पर सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी में, यहां क्या लिखा है? मे. पहले होता था शैल, अभी क्या लिखा है? मे. अ कंपनी में बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले, बिफोर डिविडेंड डिक्लेरेशन, अ कंपनी बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन एनी फाइनेंशियल ईयर, इन एनी फाइनेंशियल ईयर, कॉमा. ओए सुनो, अब लॉ को कैसे पढ़ेंगे? यहां कॉमा आया, फिर यहां कॉमा आया, तो सेंटेंस ब्रेक हुआ. तो हम कैसे पढ़ेंगे? अ कंपनी में, फिर मैं आगे यहां लिखूंगा. अभी जैसे मैं लिखा, लिखो लिखो लिखो. ट्रांसफर पर सच परसेंटेज, ट्रांसफर सच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर टू जनरल रिजर्व एज इट में कंसीडर अप्रोप्रिएट. अब इसको पढ़ना कैसे? सुनना, सुनो 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 सुनो, अच्छे हैं, इधर सुनो. अ कंपनी में ट्रांसफर, ये ब्रेक हो रहा है ना यहां पे कॉमा, तो सेंटेंस ब्रेक होगा. अपन पढ़ेंगे कैसे? अ कंपनी में ट्रांसफर सच परसेंटेज दिस टू जनरल रिजर्व बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले अगर कंपनी चाहे तो कंपनी उसको क्या कर सकती है? कुछ पैसा कहां डाल सकती है? जनरल रिजर्व में डाल सकती है. आगे लिखना. ट्रांसफर टू रिजर्व इज नॉट मैंडेटरी, ट्रांसफर टू रिजर्व्स
इज नॉट मैंडेटरी। ये सर मैंडेटरी नहीं होता, एज इट इज टोटली एट द डिस्क्रिशन ऑफ कंपनी। ये पूरा पूरा सर कंपनी की डिस्क्रिशन पे होगा। कंपनी चाहे तो कर सकती है, कंपनी ना चाहे तो ए हम तो नहीं कर रहे, कर लो क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। यहां लिखना आगे फैक्ट्स एंड एनालिसिस। इन द गिवन केस, इन द गिवन केस, इन द गिवन केस, इन द गिवन केस, कंपनी का नाम क्या भाई, कंपनी का नाम बोलो, कंपनी का नाम वाई जेड। इन द गिवन केस वाई जेड लिमिटेड earned a profit of 910 CR, earned a profit of 910 करोड़। भाई साहब 910 करोड़ का प्रॉफिट कमाया फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25, फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25, एंड इट प्रपोज्ड डिविडेंड, इट प्रपोज्ड डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10%। हाउएवर company is not intending to transfer, company is not intending to transfer any amount to reserves। कंपनी ऐसा कोई पैसा ट्रांसफर करना नहीं चाहती है सर, आउट ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट्स, आउट ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट। तो हम बोलेंगे कंक्लूजन, वाईजेड लिमिटेड, उसने क्या बोला था, वाईजेड लिमिटेड इज अलाउड टू डू सो, तो हम आंसर भी वैसे लिखेंगे वाईजेड लिमिटेड इज अलाउड टू डू सो, या नहीं लिखना इट इज वैलिड। ठीक है, यही समझाता आ रहा हूं, जो जैसा कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन मांग रहे हैं वैसा उसको आंसर दो। उसने बोला क्या कंपनी को ऐसा करना अलाउड है, मैं बोलूंगा हाँ अलाउड है, लिखो वाईजेड इज अलाउड टू डू सो, वाईजेड इज अलाउड टू डू सो एज इट इज द discretion of the company to transfer profits to reserves or not। ये टोटली सर कंपनी की डिस्क्रिशन पे है, कंपनी ट्रांसफर करे या ना करे, ये कंपनी की टोटल डिस्क्रिशन पे रहेगा, ये कंपनी की टोटल डिस्क्रिशन पे रहेगा। और मुझे फटाफट से चैट पे लिख दो सर डन। इफ क्वेश्चन 2 इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू एंड यू पीपल आर हैविंग कॉन्फिडेंस अबाउट इट, आपको मजा आ रहा है तो आप फटाफट से लिख दो डन। सर हमको एकदम अच्छे से क्वेश्चन 2 समझ में आ गया है, और ये एग्जाम में आ चुका है, ये भी एग्जाम क्वेश्चन है, मॉड्यूल में है, बार बार एमटीपी में आया हुआ है, दैट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, मतलब बेसिकली मुझे लगता है ये पॉइंट भूलेंगे हम, पॉइंट हमें याद रहेगा, बट द मेन पॉइंट इज हाउ टू राइट द आंसर, फॉर दैट आई एम फोकसिंग। ठीक है, पॉइंट सबको याद रहेगा कि दैट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना इज टोटली डिस्क्रिशनरी। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। AB Limited is a public company having its registered office in Coimbatore। अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होंगी, तो अच्छे से समझना। ठीक है, ये वो कंडीशंस वाला क्वेश्चन है, यानी इसमें रूल 3 कनेक्ट होगा, जहां पे आपकी वो कंडीशंस आने वाली है, वो 1 2 3 सारी कंडीशंस करनी है। ठीक है, एंड मार्क कर लेना आप, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब यू कैन मार्क इट एज LDR। आप इसको एक बार जब लास्ट टाइम रिवाइज करोगे तो फॉर श्योर यू हैव टू सी इट वंस, एक बार तो इस क्वेश्चन को देखना बनता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में रूल 3 की आपकी वो चारों कंडीशंस कवर हो जाएंगी, तो ये क्वेश्चन आपको करना बनता है। ठीक है, ठीक है सर, सुनना आगे। AB लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन द कोइंबटोर। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे सर, कोइंबटोर में। द कंपनी हैज इनकर्ड अ नेट लॉस ऑफ 20 लाख, कंपनी को नेट लॉस हुआ 20 लाख का, बहुत बढ़िया सर। इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20, ओके सर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वांट्स टू डिक्लेयर द डिविडेंड, और आपको लॉस हुआ फिर भी आप डिविडेंड बांटना चाहते हो, कितने का अभी देखते हैं। द बैलेंसेज ऑफ द कंपनी एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दिस, आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी 100 लाख। ठीक है, ठीक है सर, रिवीजन क्लास में आपने इस क्वेश्चन के पार्ट में बोला था भाड़ में जा चल। ठीक है, सुनो,
कैपिटल कितनी है 100 लाख, जनरल रिजर्व कितना है 150 लाख, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कितना है 50 लाख। हमें क्या करना है इसका, चल निकल। कंपनी हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड इन द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, बहुत बढ़िया, कंपनी ने पिछले 3 साल में कोई डिविडेंड नहीं बांटा है, ठीक है। डिसाइड वेदर एबी लिमिटेड इज अलाउड टू डिक्लेयर द डिविडेंड और नॉट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 बाय एक्सप्लेनिंग द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट इन रिगार्ड। If allowed to declare dividend, then state the maximum amount of dividend that can be paid by the company as per section 123. वाओ, पहले तो आपको ये बताना है कि क्या कंपनी डिविडेंड बांट भी सकती है या नहीं बांट सकती, क्योंकि लॉस है, और फिर आपको ये बताना है अगर बांट सकती है तो कितना बांट सकती है। तो बड़ा एक हैवी बल्कि क्वेश्चन है, इसका आंसर अच्छे से प्रेजेंट करेंगे अपन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आईएलटीएस की सारी कंडीशंस इसके अंदर कवर हो जाएंगी। तो मेरे साथ साथ आंसर लिखना शुरू करना और समझते चलना, ठीक है। एक एक पॉइंट समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा, अच्छे से लिखना। पहले लिखो यहां पर आंसर, रेलेवेंट प्रोविजन लिखो, एज पर सेक्शन 123 सब सेक्शन 1 प्रोवाइजो 2, सेकेंड प्रोवाइजो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एज पर सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 123 सब सेक्शन 1। कैसे लिख सकते हैं, एज पर सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 123 सब सेक्शन 1, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था वैसे ये, बट आएगा भी अभी, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं, मेरे को लगता है कि ये 5 नंबर का तो बनना चाहिए। एग्जाम में आया हुआ है, नवंबर 20 का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स क्वेश्चन था ये, बट दिस क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फॉर एटलीस्ट 5 मार्क्स, क्योंकि इसमें आंसर लिखना बनता है, इतना सारा आंसर लिखेंगे हम तो 5 मार्क्स बनते हैं यार इसके। एज पर सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 क्या बोला ये, इन द इवेंट ऑफ, लिखो इन द इवेंट ऑफ inadequacy of profits और absence of profit। अच्छा पहले प्रोविजन समझा दूं तुमको, क्या बोलता है ये, अगर सर हमारे पास या तो प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट है, या हमारे पास प्रॉफिट्स क्या है, हमारे पास प्रॉफिट है ही नहीं, एब्सेंट है प्रॉफिट, स्टिल वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, देन वी हैव टू फॉलो द रूल 3। और रूल 3 में कितनी कंडीशंस है, 4। वो कंडीशंस क्या है अभी बताऊंगा, वो चारों कंडीशन अभी लिखूंगा तो समझाऊंगा एक एक करके। या तो आपके प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट है, या फिर आपके प्रॉफिट्स जो है सर वो एब्सेंट है, या वो एब्सेंट है, या तो आपके पास प्रॉफिट है ही नहीं इन एनी फाइनेंशियल ईयर, इन एनी फाइनेंशियल ईयर, किसी फाइनेंशियल ईयर में ये ड्रामा हो गया, बट स्टिल आप क्या करना चाहते हो, आप डिविडेंड बांटना चाहते हो। अ कंपनी मे डिक्लेयर डिविडेंड, अ कंपनी मे डिक्लेयर डिविडेंड, कंपनी सर डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है आउट ऑफ, कहां से कर सकते हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से कर सकते हो, आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर, ऑफ प्रीवियस ईयर्स which were transferred to, which were transferred to free reserves, which were transferred to free reserves, जो सर कहां ट्रांसफर किए गए थे, फ्री रिजर्व में ट्रांसफर किए गए थे। however declaration of such dividend, however declaration of such dividend is subject to, सब्जेक्ट टू का मतलब क्या होता है कि आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। However, declaration of such dividend is subject to Rule 3 of companies declaration and payment of dividend rules 2014। और हमको क्या करना पड़ेगा सर, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको रूल 3 की कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। यहां लिखना, फॉलोइंग आर द कंडीशंस, फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर रूल 3, फॉलोइंग आर द कंडीशंस ऑफ रूल 3। और कितनी कंडीशन होती है, 4, एक एक करके सारी कंडीशन लिखेंगे। पहले लिखेंगे कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 ये बोलती है आपने पिछले 3 सालों में जितना डिविडेंड बांटा है, आपने पिछले 3 सालों में जितना डिविडेंड बांटा है उन तीनों का एवरेज कर दो, और उस एवरेज रेट से ज्यादा आप डिविडेंड नहीं बांट सकते। पर अगर आपने पिछले 3 साल डिविडेंड ही नहीं बांटा तो आपके ऊपर कंडीशन 1 एप्लीकेबल ही नहीं होगी। लिखो, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड
rate of dividend shall not exceed the average rate of dividend declared by company in immediately preceding 3 फाइनेंशियल ईयर. एक मिनट, थोड़ा कोल्ड हो रहा है. इन इमीडिएटली प्रिसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स. आप आपने इमीडिएटली प्रिसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में जितना डिविडेंड बांटा है उसका एवरेज कर लो, उससे ज्यादा आप नहीं बांट सकते. ठीक है, नहीं 3 साल अगर डिविडेंड ही नहीं बांटा तो ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी ना. आगे लिखो, सिंस कंपनी हैज नॉट डिक्लेयर्ड डिविडेंड्स इन इमीडिएटली प्रिसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर. आपने पिछले तीनों साल डिविडेंड ही नहीं बांटा, और अगर आपने पिछले तीनों साल डिविडेंड ही नहीं बांटा तो ये कंडीशन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. सो कंडीशन 1 इज नॉट एप्लीकेबल इन द प्रेजेंट केस. तो आपके ऊपर कंडीशन 1 एप्लीकेबल नहीं होगी. ठीक है सर, ये वाली कंडीशन हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी. चले आगे, चलो सर, फिर आते हैं कंडीशन नंबर 2 पे. कंडीशन नंबर 2 क्या बोलती है? कंडीशन नंबर 2 बोलती है, ये देखो, एक बार ना मैं तुमको चारों कंडीशन दिखा दूं. ये 4 कंडीशन ये रही, ये 4 कंडीशन ये रही. क्या? आपका डिविडेंड पिछले तीनों साल के एवरेज रेट से उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. दूसरा, आप टोटल कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 1/10 यानी कि 10%, उतना विड्रॉ कर सकते हो. जो आप विड्रॉ करोगे पहले आपको उसको लॉस से सेट ऑफ करना पड़ेगा. अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉस चल रहा है आपका तो उससे सेट ऑफ मारो, और आपका जितना पैसा आप निकालोगे प्रपोज्ड डिविडेंड के लिए, वो निकालने के बाद भी आपके पेड अप शेयर कैपिटल में, आपके फ्री रिजर्व्स में कितना पैसा बचना चाहिए? 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल. ठीक है, अभी एक एक करके समझाता हूं. पहले कंडीशन 2 लिखो. ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आएगा तो तुम फंसोगे, कैलकुलेशन में तुम्हारा हाथ भारी हो जाता है एकदम. लिखो कंडीशन नंबर 2, अमाउंट टू बी ड्रॉन, अमाउंट टू बी विड्रॉन, अमाउंट टू बी विड्रॉन, अमाउंट टू बी विड्रॉन फ्रॉम accumulated profits, from accumulated profits shall not exceed, it will not exceed. सर किससे एक्सीड नहीं करेगा? लिखना, it shall not exceed 10% of paid up share capital and free reserve. पूरा लिखना है, पूरा पेड अप शेयर कैपिटल पूरा लिखना है, फ्री रिजर्व पूरा लिखना है. इट विल नॉट एक्सीड 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व. कोमल ने क्या पूछा जिसका आंसर नहीं दिया? पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व एज अपीयरिंग इन लेटेस्ट बैलेंस शीट, एज अपीयरिंग इन लेटेस्ट बैलेंस शीट. अब लिखना, इस क्वेश्चन में आपको पेड अप कैपिटल कितनी दी हुई है? पेड अप शेयर कैपिटल सर वो दिया हमको 100 लाख. इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस तो है नहीं है तो वही पेड अप है. इक्विटी ही प्रेफरेंस है, मतलब ओए हे भगवान, सॉरी, शिव, इक्विटी ही पेड अप बन जाएगी क्योंकि प्रेफरेंस नहीं दी हुई. तो इक्विटी कैपिटल इज 100 लाख, जनरल रिजर्व इज 150 लाख, तो टोटल हो गया आपका 250 लाख. पेड अप शेयर कैपिटल हो गया आपकी 100 लाख, और आपका फ्री रिजर्व यानी कि जनरल रिजर्व हो गया 150 लाख. तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया सर 250 लाख. तो मैं बोलूंगा 250 लाख का 10% मैं क्या कर सकता हूं? विड्रॉ कर सकता हूं. तो देयरफॉर मैक्सिमम विड्रॉल कितना पैसा आप निकाल सकते हो? 10% ऑफ 250 लाख, दैट इज 25 लाख. आप 250 लाख का 10% यानी कि क्या निकाल सकते हो आप? 250 लाख का 10%, हाँ यस कोमल, 250 लाख का 10% 25 लाख हो जाएगा. ठीक है, आगे चलना. कंडीशन 3 बोलती है, जो पैसा आप निकालोगे पहले उसको एग्जिस्टिंग लॉस से सेट ऑफ करो, अगर कोई लॉस एग्जिस्ट कर रहा है तो.
कंडीशन 3 लिखो, अमाउंट सो विड्रॉन, अमाउंट सो विड्रॉन shall be, amount so withdrawn shall be first utilized, amount so withdrawn shall be first utilized to set off, पहले जो आपने पैसा निकाला उसको सेट ऑफ मारो किससे, लॉस से, टू सेट ऑफ द लॉस incurred in financial year in which dividend is declared. तो पहले आप लॉस से सेट ऑफ करो, लॉस कितना चल रहा था 20 लाख का, तो मैंने बोला अमाउंट कैन बी विड्रॉन, कितना पैसा निकाल सकते हो अभी आप सर 25 लाख, लॉस कितना दे रखा है आपको लेस, लॉस फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, लॉस कितना है बेटा 20 लाख, सर 20 लाख का लॉस है, अगर 20 लाख का लॉस है, अगर 20 लाख का लॉस है तो हम क्या करेंगे, तो हम पता क्या करेंगे, सेट ऑफ कर देंगे और 5 लाख अवेलेबल होगा, अमाउंट अवेलेबल, तो आपके पास सर अमाउंट अवेलेबल होगा कितने का 5 लाख का, ठीक है, ठीक है सर, अगर अमाउंट आपके पास 5 लाख का अवेलेबल है सो हम लिखेंगे सो अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 5 लाख, अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 5 लाख। अब मेरी बात सुनना आराम से, मैं क्या बोल रहा हूं, आप निकाल तो सकते हो 25 लाख रुपए, पर 25 लाख निकालने के बाद आप 20 लाख तो लॉस से सेट ऑफ कर दोगे, तो यानी कि मैक्सिमम यू कैन यूज द अमाउंट फॉर डिविडेंड कितना 5 लाख, आप 25 लाख निकाल लो कंडीशन के हिसाब से विड्रॉ कर लो, बट उसमें से 20 लाख को तुम्हें लॉस से सेट ऑफ करना पड़ेगा, तो बचे तुम्हारे हाथ में कितने 5 लाख, अब तुम 5 लाख को ही डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हो। कंडीशन 4 बोलता है जितना पैसा डिविडेंड के लिए निकालना है निकालो, 19-20 है 18-19 है, अच्छा ओहो 19-20, 19-20 का ही तो फर्क है, ठीक है चलो। कंडीशन 4 क्या बोलती है, जब आपने पैसा निकालना है ऊपर वाली कंडीशंस को देख के आपने निकाल लिया, अब जितना पैसा निकालना है निकाल लो, यहां तक आपको पता चल जाएगा आप कितना पैसा निकालने वाले हो, ये पैसा निकालने के बाद आपके फ्री रिजर्व्स में उतना पैसा बचना चाहिए विच विल बी इक्वल टू द 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल, which will be equal to the 15% of paid up capital, ठीक है, लिखना जरा, बैलेंस ऑफ रिजर्व्स, बैलेंस ऑफ रिजर्व्स आफ्टर विड्रॉल, आफ्टर विड्रॉल shall not be less than, shall not be less than 15% of paid up share capital। सो एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स कितने बेटा हमारे पास, सर एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स है हमारे पास 150 लाख, जो आपके पास जनरल रिजर्व पड़ा है वो है सर 150 लाख, मैं कितना पैसा निकालने, मैं कितना डिविडेंड बांटने वाला हूं 5 लाख रुपए, क्योंकि मैं देखो मैं 25 लाख निकाल सकता था, बट 25 निकालूंगा 20 सेट ऑफ हो जाएगा लॉस से, तो मैं 5 ही लाख डिविडेंड बांट पाऊंगा, तो यानी मैं डिविडेंड 5 से ऊपर तो बांट ही नहीं सकता, तो 5 लाख मैं इसमें से निकाल सकता हूं, तो आई विल विड्रॉ 5 लाख रुपीज, प्रपोज्ड विड्रॉल कितना है वो माइनस कर दो, प्रपोज्ड विड्रॉल आप 5 लाख निकाल पाओगे, तो आपके पास बैलेंस रिजर्व कितना बचेगा, सर बैलेंस रिजर्व बचेगा हमारे पास 145 लाख। अब चेक करो क्या ये पेड अप शेयर कैपिटल का 15% या उससे ज्यादा है, बिल्कुल है, लिखो दिस इज एब्सोल्युटली मोर देन 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, दैट इज 100 लाख का 15% 15 लाख, क्या ये 15 लाख या उससे ज्यादा है, अरे सर ये 145 लाख है, 15 लाख होना चाहिए था, कम से कम 15 लाख तो होना ही चाहिए था। ओ आगे तो हम यहां लिखेंगे कंक्लूजन, लिखो पहले तो यहां लिखो एज पर अबव कंडीशंस, एज पर ऑल अबव कंडीशंस कंपनी इज अलाउड, या कंपनी कैन पे डिविडेंड ऑफ 5 लाख,
ये 4 कंडीशन से मुझे ये समझ में आ गया कि कंपनी डिविडेंड बांट सकती है कितने लाख का, पर 5 लाख का, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। और लास्ट में मैं लिखूंगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे सर? कंक्लूजन में लिखेंगे, उसने पूछा था क्या कंपनी इज अलाउड टू डू सो? यस, एबी लिमिटेड इज अलाउड टू डिक्लेयर द डिविडेंड एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड कैन बी 5 लाख। इसी के एक नंबर है, मैं बता रहा हूं, इसी इससे एक तगड़ा इंप्रेशन आएगा एग्जामिनर पे कि तुमने लास्ट में फाइनल आंसर दिया है। बच्चे यहीं छोड़ के आ जाते हैं 5 लाख का डिविडेंड, अपने आप ढूंढ ले भाई, बांट सकते हैं। उसने क्या पूछा था? बताओ बांट सकते हैं, हम बोलेंगे बांट सकते हैं। और पूछा था बताओ मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा, ये क्वेश्चन था ना, ये रहा। क्या कंपनी इज अलाउड टू डू सो? यस, अगर हाँ तो बताओ कितना अमाउंट। इफ अलाउड टू डिक्लेयर तो बताओ कितना अमाउंट। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द आंसर। समझ में आया? कंडीशंस क्लियर हुई? पहले मुझे ये बताओ क्या आपको ये चारों कंडीशंस क्लियर हो गई हैं? डिविडेंड वाली चारों कंडीशन क्लियर हुई? बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया हुआ है मई 23 में, और एमटीपी में आया था जुलाई 24 में। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है फिर एग्जाम में आएगा मई 25 में। ठीक है, एग्जाम में आया था मई 23 में, फिर आया जुलाई 24 में, और फिर अब आएगा मई 25 में। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मुझे क्या पता कि पेपर में आएगा। चरे प्रॉफिट है। हाँ, तो आपके पास अगर मान लो उससे पहले वाली ईयर में लॉस भी हुआ था, आपको डजेंट मैटर। अगर इस पर्टिकुलर आप जिस साल डिविडेंड बांटना चाह रहे हो उस साल में आपको या तो प्रॉफिट इनएडिक्वेट हो रहा है या फिर आपके पास लॉस है। पिछले साल में था, तुम्हारे पास बैलेंस शीट में रिजर्व तो होना चाहिए ना, फिर आउट ऑफ रिजर्व बांटोगे नहीं तो फिर कैसे बांटोगे? तो एटलीस्ट यू मस्ट बी हैविंग दैट रिजर्व। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा मैनेज कर लेना, ऐसे आवाज ऐसे हो तो। केके हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, ओहो, केके हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, ठीक है, is a listed entity engaged in the business of providing engineering solutions to the client across country। चल कहानी मार रहा है, आगे चल। कंपनी फॉलोड द कंसिस्टेंट ग्रोथ, अरे यार कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रही है और पिछले 3 साल में डिविडेंड दे के आई है 15%, 20% और 25%। वाओ, कंपनी ने पिछले 3 सालों में डिविडेंड बांटा है 15, 20 और 25। ओके, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस ऑफ द स्पेशल पार्ट ऑफ मशीनरी, कंपनी की मशीनरी का कोई पार्ट ऑब्सोलीट हो गया। ऑब्सोलीट होने का मतलब होता है एक तरीके से आउटडेट हो गया। ठीक, कंपनी इनकर्ड लॉसेज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, ओ कंपनी को इस फाइनेंशियल ईयर में क्या हो गया? लॉस हो गया। इवन दो कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करा 10% का, ठीक है, कंपनी ने फिर भी इंटरिम डिविडेंड बांटा 10%। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या करा बोर्ड मीटिंग, फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 23-24 का, 5 अगस्त 2024 को बोर्ड मीटिंग हुई और उस बोर्ड मीटिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव किया गया। ठीक है, यानी कि उस पर वो डायरेक्टर वगैरह के साइन हो गए। एंड रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 15%, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड करा कि हम फाइनल डिविडेंड कितना बांटना चाहते हैं? 15%। हमेशा ध्यान रखिएगा जो इंटरिम डिविडेंड होता है, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर भी कौन करता है? बोर्ड। रिकमेंड भी कौन? वो रिकमेंड क्या, वो डिक्लेयर ही कर देता है बोर्ड, उसमें अप्रूवल नहीं है। बट मैंने क्या बोला, जो ये फाइनल डिविडेंड होता है ये रिकमेंड करता है कौन? बोर्ड, बट शेयर होल्डर इसे अप्रूव करते हैं। पर यहां पर कैच ये होती है कि शेयर होल्डर जो अप्रूव करते हैं वो बोर्ड ने जितना रेट रिकमेंड कर रहा है उससे ज्यादा अप्रूव नहीं कर सकते, उस रेट को बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, फिर उसके बाद जनरल मीटिंग हुई शेयर होल्डर की। जनरल मीटिंग में 31 अगस्त को जनरल मीटिंग हुई। जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर ने यह बोला कि तुमने इंटरिम डिविडेंड 10% बांटा था, तुमने इंटरिम डिविडेंड 10% बांटा था, अब तुम फाइनल डिविडेंड 20% तो दो। भाई तुम साल के बीच में ही 10% बांट दे रहे हो तो एंड में 20% दो यार प्लीज। इट वॉज ऑल्सो सबमिटेड दैट द रेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, और ये भी उन्होंने ये भी तर्क रखा कि पिछले 3 साल की अगर तुम रेट ऑफ डिविडेंड देखोगे तो 15, 20, 25 है, तो अगर इसका एवरेज भी करोगे तो भी 20 आएगा। तो हम तो जेन्युइन मांग रहे हैं, तुम 10 की जगह 20 दे दो, इंटरिम 10 दिया तो फाइनल 20 दे दो। क्वेश्चन ने बोला वेदर द कंपनी कैन डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। पहले तो आप ये बताओ क्या कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? ठीक है सर, अगर कंपनी ने लॉस करा है तो, और क्या ये करेक्ट रेट ऑफ डिविडेंड है, यानी जो कंपनी ने इस समय इंटरिम बांटा है 10% बांटा है, क्या ये करेक्ट है? फर्स्ट यू हैव टू चेक।
सेकंड, डू यू थिंक डिसीजन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इज करेक्ट? कंपनी सेक्रेटरी ने बोला कि भैया सुनो मेरी बात, तुमको डायरेक्टर ने रिकमेंड कितना करा है? डायरेक्टर ने रिकमेंड करा है सर, डायरेक्टर ने रिकमेंड करा है 15%। डायरेक्टर ने कितना रिकमेंड करा है? 15। तो तुम 15 ले सकते हो, 15 से कम हो जाएगा, ज्यादा नहीं हो सकता, वो तुम देख लो। अब आपको बताना है क्या यहां पर कंपनी सेक्रेटरी की कंटेंशन करेक्ट है या नहीं है, आपको आंसर देना है और आप मेरे साथ आंसर लिखोगे। बढ़िया बढ़िया, लिखना शुरू करो। आंसर नंबर 4 लिखिए, आंसर नंबर 4 लिखो फटाफट। आंसर नंबर 4, एज पर सेक्शन 123 relevant provision, as per section 123 subsection 3 of Companies Act 2013, as per section 123 subsection 3 of Companies Act 2013, board of director of company may declare dividend during any financial year out of surplus in P&L, out of surplus in P&L, टेलीग्राम चैनल में प्रियांशु, आउट ऑफ सरप्लस इन P&L एंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच interim dividend is to be declared, is to be declared। ठीक ठीक सर, आगे लिखो। प्रोवाइडेड in case company has incurred loss in current financial year, अगर कंपनी ने करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस खाया है, कहां तक? अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। जिस दिन आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाह रहे हो, जस्ट उससे पहले जो क्वार्टर एंड हुआ है, उस क्वार्टर के एंड तक अगर तुम्हें लॉस है, लिखो प्रोवाइडेड दैट इन केस कंपनी हैज इनकर्ड लॉस इन करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ क्वार्टर। ओए क्वार्टर क्या, ये क्वार्टर क्या है? क्वार्टर भाई 3 महीने वाला, ठीक है, नालायक। अप टू द एंड ऑफ क्वार्टर immediately preceding the date of declaration। पिटाई हो जाएगी प्रियांशु, तेरे को मैं बता दूंगा 300 ml होता है या 500 ml होता है। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, such interim dividend shall not be declared, such interim dividend shall not be declared at a rate higher than average rate of dividends declared by company during immediately preceding 3 फाइनेंशियल ईयर्स। तो आप उसके एवरेज से ज्यादा नहीं बांट सकते। आगे लिखो रेलेवेंट प्रोविजन, ये इंटरिम डिविडेंड का प्रोविजन था। अब आगे लिखो प्रोविजंस फॉर फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड के लिए प्रोविजन क्या लिखेंगे? लिखो द कंपनी इन जनरल मीटिंग may declare dividends। कंपनी जनरल मीटिंग में सर डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, बट डिविडेंड shall not exceed amount recommended बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जितना सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोल दिया, हम उससे ऊपर नहीं जा सकते। अब यहां लिखेंगे
in the light of above provisions, in the light of above provisions, following conclusions can be made. Following conclusions can be made. सर हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं. मैंने बोला क्या क्या कंक्लूजन. पहला लिखेंगे हम इन रिलेशन टू इंटरिम डिविडेंड. फर्स्ट इज रिलेटेड टू इंटरिम डिविडेंड. लिखो इंटरिम डिविडेंड. तो पहला कंक्लूजन हम लिखेंगे एज पर द फैक्ट्स, एज पर द गिवन फैक्ट्स, दिए हुए तथ्यों के अनुसार, दिए हुए तथ्यों के अनुसार जो के हैवी इंजीनियरिंग, इतना बड़ा नाम है एक तो कंपनी का, लिमिटेड है, इनकर्ड लॉस, इसने सर लॉस खाया इन फाइनेंशियल ईयर 23-24. इसको करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस हुआ 23-24 में. इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर कंपनी डिक्लेयर्ड डिविडेंड. कंपनी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया था एक बार बताओ चार्ट पे फटाफट. कंपनी डिक्लेयर्ड डिविडेंड, कंपनी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया था पिछले 3 साल में. बोलो बोलो. चच बच्चे हैं, जल्दी जल्दी से बोलते हैं, पहले वाले बच्चे हैं, जल्दी जल्दी बोलो. कंपनी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया था सर? 15%, 20% और 25%. 15%, 20% और 25%. कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था 15%, 20% और 25%. ठीक है सर. 15, 20, 25 डिक्लेयर किया था. अकॉर्डिंगली the average rate is 20%. that is 15 plus 20 plus 25 डिवाइड बाय 3. एवरेज रेट सर कितना निकल के आता है? एवरेज रेट निकल के आता है 20%. सो कंपनी कैन डिक्लेयर, interim dividend but not exceeding 20%. But not exceeding 20%. So कंपनी was, उसने पूछा हमसे, क्या पूछा? बताओ क्या ऐसा करना कंपनी के लिए सही था? वेदर कंपनी कैन डिक्लेयर इफ कंपनी इनकर्ड लॉस व्हाट शुड बी द करेक्ट रेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड. सो कंपनी कैन डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड बट नॉट एक्सीडिंग 20%. इतनी लाइन पे भी छोड़ सकते हो, दोबारा लाइन कोई लिखने की जरूरत नहीं है. कंपनी सर डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है एंड द मैक्सिमम रेट, इसको अलग करके लिखना है तो अलग करके लिख लो. कंपनी कैन डिक्लेयर द डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड इवन इफ इनकरिंग लॉस एंड द मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड कैन बी 20%. तो अगर इस लाइन को और बेटर करके लिखूं तो आई कैन राइट इट लाइक कंपनी कैन डिक्लेयर, ये कंक्लूजन है. कंपनी कैन डिक्लेयर interim dividend. Company can declare interim dividend even if incurring loss and maximum rate of interim dividend can be 20%. तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है सर? हमारा 20% हो सकता है. ठीक है सर. फिर आते हैं फाइनल डिविडेंड के कंक्लूजन पे. ये तो हुआ पहला कंक्लूजन. अब आते हैं दूसरे कंक्लूजन पे, फाइनल डिविडेंड. फाइनल डिविडेंड में क्या कंपनी सेक्रेटरी की कंटेंशन जो थी वो करेक्ट थी? बिल्कुल करेक्ट थी सर. सीएस साहब एकदम सही बोल रहे थे. लिखो बीओडी ऑफ अ के हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड रिकमेंडेड, कितना रिकमेंड किया था इन्होंने? 15%. रिकमेंडेड अ डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15% फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24. फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए इन्होंने 15% का डिविडेंड रिकमेंड किया था इन द मीटिंग ऑन 5th August 2024.
फाइनेंशियल स्टेटमेंट वॉज अप्रूव्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो गए थे सर। हाउएवर शेयर होल्डर्स, इन्होंने मांग निकाल दी। शेयर होल्डर्स डिमांडेड दैट फाइनल डिविडेंड should not be less than फाइनल डिविडेंड शुड नॉट बी लेस देन। सर फाइनल डिविडेंड कम नहीं होना चाहिए किससे? फाइनल डिविडेंड कम नहीं होना चाहिए लेस देन 20%। इन्होंने बोला भैया हमको 20% तो मांगता है, मतलब मांगता है, अभी मिलेगा तुमको 20%। सबर करो नालायक। आगे लिखना, in the general meeting dividend cannot be declared at a rate higher than what is recommended by board। जो बोर्ड ने रिकमेंड करा आप उससे ज्यादा डिक्लेयर नहीं कर सकते। आगे लिखें, सो यस द डिसीजन ऑफ CS was correct that final dividend cannot be increased beyond the rate of 15%। तो सर हम इसको क्या नहीं कर सकते, हम इसको 15% से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। डन डनाडन डन। ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 4। ओ भाई दिस वाज द क्वेश्चन, और ये पेपर में आया है, ये भी एग्जाम क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन इट वाज May 23 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था पेपर में। बट आई थिंक ये 6 मार्क्स का वर्थ इट है। ऊपर वो 4 नंबर का ये वर्थ इट नहीं था। ये 4 नंबर का तो भाई नहीं पूछना चाहिए, इसको कम से कम 5-6 नंबर का पूछो, ठीक है, 6 मार्क्स का पूछ लो, 4 नंबर का तो नहीं बनता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद फिर आंसर लिखेंगे, ठीक है। पढ़ो मेरे साथ। मिस्टर आर अप्रूवल इसलिए लेते हैं, तन्वीज आस्किंग कि सर जब हम अप्रूवल लेते हैं तो हम अप्रूवल क्यों लेते हैं जब हम रेट को बढ़ा नहीं सकते? गुड आफ्टरनून मोना जी। सर हम अप्रूवल क्यों लेते हैं अगर हम बढ़ा ही नहीं सकते, तो फिर हम अप्रूवल क्यों ले रहे हैं? अप्रूवल इसलिए ले जाता है कि जो फाइनल डिविडेंड होता है इट इज टू बी डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर। वो बोर्ड के पास पावर नहीं है फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करने की। डिविडेंड कितना दिया जाएगा दैट इज टू बी डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स। तो इसलिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड कर देते हैं कि हमने इतना बोल दिया। अब शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग में जाके वो मैटर रखा जाएगा, फिर उस पर क्या बोलते हैं वोटिंग होगी और शेयर होल्डर उसको वोट करके पास करेंगे, फिर वो बांटा जाता है। समझ गए सर। आगे चलना। मिस्टर आर जो है ये होल्डर है 1000 शेयर के, इनके पास 1000 शेयर है, 10 रुपए का एक है AB लिमिटेड का। ओके, इन्होंने कंपनी को अप्रोच करा इन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर। आराम से पढ़ना एक एक क्वेश्चन। इन्होंने कंपनी को अप्रोच करा सितंबर लास्ट वीक में जाके, और सितंबर लास्ट वीक में जाके ये बोलते हैं कि सर मेरे को ना डिविडेंड दे दो 2000 रुपए। आपने 20% डिविडेंड बांटा था 31 अगस्त 2016 को। वाह, कब बांटा था? 31 अगस्त 2016। और ये भाई कब आया है? सितंबर 2024। इतनी जल्दी क्यों आ गया? अगला जन्म ले लेना था, फिर आना था और बोलना था कि पिछले जन्म में मैं आपका शेयर होल्डर था, मेरा डिविडेंड रह गया था, दे दो। हे भगवान, 31 अगस्त 2016 को ये भाई 8 साल बाद आया, गया बंटाधार। तब तक तो कहां ट्रांसफर हो चुका होगा अमाउंट? IEPF में। तू तो गए हो। आगे चलो देखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल ईयर 15-16 का तुमने डिविडेंड बांटा था 31 अगस्त 2016 को, मैं लेने नहीं आ पाया था, अब आया हूं मैं सितंबर 2024 में। अच्छा, कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया, चल निकल यहां से चल।
कंपनी ने बोला यहां से निकल. कंपनी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑफ आर एंड इन्फॉर्म्ड हिम दैट हिज शेयर्स ऑफ विच डिविडेंड हैज नॉट बीन क्लेम टिल डेट हैव आल्सो बीन ट्रांसफर टू आईपीएफ फंड. कंपनी ने उसको बोला भैया हम तेरे को डिविडेंड नहीं दे सकते क्योंकि तेरा जो अमाउंट है हमने उठा के कहां डाल दिया, आईपीएफ अकाउंट में, और इनफैक्ट हमने उसके शेयर भी कहां डाल दिए हैं, आईपीएफ अकाउंट में. अच्छा, आपको कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को बताते हुए यह बताना है क्या कंपनी का डिसीजन वैलिड था. पहली चीज यू आर रिक्वायर्ड टू टेल क्या कंपनी का डिसीजन वैलिड था. ओके अगर नहीं तो रेमेडी बताओ. इफ अवेलेबल टू हिम और फॉर ऑब्टेनिंग द अनक्लेम डिविडेंड, आप बताओ रेमेडी की वो बंदा अपने ये पैसे को कैसे क्लेम कर सकता है, अपने शेयर को कैसे क्लेम कर सकता है. लिखो एज पर सेक्शन 124. आंसर लिखो नालायकों. जिन लोगों ने लाइक नहीं कर रखी ना वीडियो, उनके पेपर में आएगा ये वाला क्वेश्चन, भूल जाएंगे वो. आंसर नंबर 5. ठीक है लिखो एज पर सेक्शन 124. एज पर सेक्शन बढ़ गए भाई साहब. सेल्फ इंटरेस्ट इंसान से क्या क्या करा देता है, स्वार्थी लोग. एज पर सेक्शन 124 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. एज पर सेक्शन 124 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 लिखना. पहला फर्स्ट पॉइंट, वेयर डिविडेंड is declared by company, where dividend is declared by company but not paid within 30 days of declaration, but not paid within 30 days of declaration. 30 दिन के अंदर अंदर डिक्लेरेशन देने के, डिक्लेरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपने डिविडेंड नहीं पे किया, द कंपनी shall transfer the total amount to special account named unpaid dividend account within. कितने दिन के अंदर ट्रांसफर करते हैं? टाइम बताओ एक बार फटाफट, जल्दी से टाइम बताओ. कितने दिन के अंदर ट्रांसफर करते हैं? 30 दिन के अंदर अगर पे नहीं हुआ तो कितने दिन के अंदर ट्रांसफर करते हैं? एक बार डिस्कस कर लो मेरे साथ. कितने दिन के अंदर ट्रांसफर करते हैं? 7 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफर करते हैं. फिर 7 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफर होने के बाद वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कितने साल तक पड़ा रहता है? हेलो, कितने साल तक पड़ा रहता है सर? 7 साल तक पड़ा रहता है. वहां से क्लेम मार सकते हो, और वो भी नहीं करा तो फिर उसके बाद ट्रांसफर हो जाएगा आईपीएफ में. सो इट इज टू बी पेड विद इन 7 डेज. 7 डेज के अंदर अंदर. और ये 7 डेज कहां से देखने होते हैं? 7 days from expiry of 30 days. 7 days from expiry of 30 days in a scheduled bank. फिर इसके बाद ये पैसा यहां कब तक पड़ा रहेगा सर? 7 साल तक पड़ा रहेगा. लिखो सेकंड, एनी मनी ट्रांसफर टू, एनी अमाउंट या मनी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट. यूडीए समझ जाना, अनपेड डिविडेंड अकाउंट है. ठीक है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट. हाँ स्टेटमेंट भी जाती है, यस वो स्टेटमेंट भी जाती है 90 डेज वाली, बट वो स्टेटमेंट का हमको यहां कुछ नहीं करना क्योंकि वो स्टेटमेंट का कोई जिक्र ही नहीं है. तो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेल दैट पॉइंट पर्टिकुलर, वो स्टेटमेंट वाला. ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक वो वाले बैंक्स होते हैं बबलू जी जो आरबीआई के शेड्यूल्स में मेंशन्ड होते हैं. तो ऐसे अनशेड्यूल्ड बैंक में आप नहीं ट्रांसफर करोगे, यू हैव टू ट्रांसफर टू शेड्यूल्ड बैंक. एनी अमाउंट ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट which remains unpaid or unclaimed for 7 years from date of transfer along with, और उस पर इंटरेस्ट मिलता रहता है, along with interest accrued thereon. यानी जो पैसा 7 साल तक इस अकाउंट में पड़ा रहेगा और कोई उसको क्लेम नहीं करेगा, कोई आप उसमें से पेमेंट नहीं करोगे. यस करना है इंटरेस्ट के बारे में, कर दिया मैंने. अगर आपने उस पर कोई पेमेंट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ वहां से, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? देन सच अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू
IEPF अकाउंट। आप फिर उस पैसे को उठा के कहां फेंक दोगे सर? IEPF अकाउंट, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ठीक है, ठीक है सर। फिर आगे लिखो थर्ड, ऑल शेयर्स, ऑल शेयर्स in respect of which dividend has not been paid for 7 consecutive years, 7 consecutive years or more shall be transferred by company to IEPF। ये भी हम शेयर उठा के कहां फेंक देंगे? IEPF में। इसके बाद लिखना, अच्छा इसके ऊपर ना हम ऐसे हेडिंग भी डाल सकते हैं, लाइक ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, एक हेडिंग डाल दो। फिर यहां हेडिंग डाल दो ट्रांसफर टू IEPF अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ शेयर टू IEPF। तो अगर एक हेडिंग डालना चाहते हो तो आप हेडिंग भी डाल सकते हो उसके ऊपर, और बेटर हो जाएगा वो। ठीक है, अगला लिखो फोर्थ पॉइंट लिखो, एनी क्लेमेंट ऑफ शेयर्स, एनी क्लेमेंट कौन है? जो बंदा शेयर के पैसे लेने जा रहा है। एनी क्लेमेंट ऑफ शेयर्स so transferred to IEPF shall be entitled to reclaim the transferred shares। वो बंदा सर ट्रांसफर्ड शेयर्स को रिक्लेम कर सकता है, अथॉरिटीज को अप्लाई करना पड़ेगा, फ्रॉम IEPF एज पर द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है वो नहीं बताना हमें, एज पर द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। और अगर लिखना ही है तो फिर सीधा इसी लाइन में कनेक्ट करके लिख दो, एज पर रूल, एज पर रूल 7 ऑफ IEPF अथॉरिटी रूल्स 2016, क्लेमेंट 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 कैन क्लेमेंट कैन apply to authority by online application for refund of money and shares, फॉर रिफंड ऑफ मनी एंड शेयर्स। आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। अब यहां तक हमने समझा दिया प्रोविजन क्या है सारा, ठीक है, दिस ऑल वी हैव टोल्ड। अब इसके बाद हम लिखेंगे अपना एनालिसिस। लिखो, नाउ वी हैव टू राइट आवर एनालिसिस। लिखो, फैक्ट्स एंड एनालिसिस। इन द प्रेजेंट केस थोड़ा डेट्स लिख देना इस आंसर में, ठीक है, वो डेट से इजी लगेगा कि हाँ बंदे को डेट भी पूरा अच्छे से आप मेंशन कर रहे हो, ठीक है। इन द प्रेजेंट केस मिस्टर आर डिड नॉट क्लेम डिविडेंड फॉर मोर देन 8 years। भाई साहब ने 8 साल से ज्यादा क्लेम ही नहीं किया। अब यहां डेट मेंशन कर दो, कब डिक्लेयर हुआ था सर? ये डिक्लेयर हुआ था 31 अगस्त 2016 से लास्ट वीक ऑफ सितंबर में ये बंदा आया है। डेट मेंशन कर दिया हमने, ठीक है सर। हाँ हाँ, यस यस अभिषेक, यस यू कैन डू। हाँ जी, सितंबर 2024। एज अ रिजल्ट हिज डिविडेंड, एज अ रिजल्ट हिज डिविडेंड, उसका डिविडेंड जो है सर, विच वॉज अनक्लेम्ड। कितना अनक्लेम्ड डिविडेंड था इसका? 2000 रुपए, दैट इज ₹2000। एंड सच शेयर्स कितने थे? दैट इज 1000 इक्विटी शेयर्स, 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 10
must be transferred to, must have been transferred to IEPF. तो ये सर कहां ट्रांसफर हो गए होंगे? ये IEPF में ट्रांसफर हो गए होंगे. ओ आगे लिखना. सो कंपनी इज जस्टिफाइड इन refusing. Company is justified in refusing. Sir, thanks a lot for your efforts. Thank you. Company is justified in refusing. Company ये बिल्कुल एकदम ठीक बोल रही है कि भैया अब हम रिफ्यूज कर रहे हैं. सही बोल लिया है. To accept the request of Mr. R for payment of डिविडेंड. अब ये आपसे पूछ रहा है उस बंदे को रेमेडी बताओ क्या है. वो बंदा क्या कर सकता है आगे जाके? तो वो कुछ नहीं कर सकता. लिखो इन प्रेजेंट केस मिस्टर आर इज एडवाइज्ड एज अंडर. अब आप उनको क्या सलाह दोगे? दो भाई. सर हम उसको सलाह देंगे पहला, ही कैन reclaim the transferred shares by applying to IEPF authority. With necessary documents. जो डॉक्यूमेंट्स लगाने वो लगाओ और अप्लाई करो और ले लो. क्या ले लो? डिविडेंड और शेयर ले लो वापस. दूसरा, he is entitled to get refund of dividend amount which was transferred to IEPF. जो IEPF में क्या हो गया था? ट्रांसफर हो गया. हाँ ठीक है, बोलो ठीक बा. ये अच्छा क्वेश्चन था और ये अच्छा क्वेश्चन था सर जो हमने कवर कर लिया है. ठीक है, इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन. बढ़िया, जिंदा हो, मजा आ रहा है. हाँ सर, कॉन्फिडेंस आ रहा है. मेन देखो, मेन ये है कि बंदे को कॉन्फिडेंस आना चाहिए. अब तुमको क्वेश्चन करके लगना चाहिए भाई यस वी आर एबल टू डू द क्वेश्चंस ऑफ एग्जामिनेशंस. ठीक है, विद इंटरेस्ट. नहीं, यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड ऑल दैट वो नहीं करना आपको. चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं. जी, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे. ASR लिमिटेड, ASR बोले तो अमृतसर, ASR लिमिटेड डिक्लेयर्ड डिविडेंड एट इट्स एनुअल जनरल मीटिंग. कुछ लोग तो भाई साहब इतने एटीट्यूड में होते हैं ना, बोलते हम तेरे को रिप्लाई करेंगे क्या, चल निकल. ASR लिमिटेड डिक्लेयर्ड डिविडेंड एट इट्स एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 31 दिसंबर 2024. कंपनी की जनरल मीटिंग हुई 31 दिसंबर 2024 को. डिविडेंड वारंट भेजा गया मिस्टर ए को 22 जनवरी को. ठीक है, 30 दिन के अंदर आपने पोस्ट करना था, कर दिया. 31 दिसंबर को हुआ है तो 31 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी यानी कि 30 दिन के अंदर कर देना चाहिए था. विद कशिश विद, हाँ जी, दे देना चाहिए था. कंपनी ने भेज भी दिया. ड्यू टू पोस्टल डिले, अब मान लो रस्तों में बाढ़ आ गई, हम क्या करें? पोस्टल डिले हो गया और जिसकी वजह से उस बंदे को मिला 5 फरवरी 2025 को और वो चढ़ गया. क्या मिस्टर ए इनिशिएट कर सकता है कंपनी के अगेंस्ट कोई एक्शन? कुछ भी, कंपनी के अगेंस्ट एक्शन. कंपनी ने तो भेजा था ना 30 दिन में, तुम्हें नहीं मिला, हम क्या करें? लिखो आंसर लिखो. रेलेवेंट प्रोविजन एज पर सेक्शन बोलना है इसका. एक बार सेक्शन लिखना जरा, चैट पे लिखना एक बार सेक्शन, मैं भी देखूं जरा. सेक्शन लिखना जरा, पेनल्टी का सेक्शन क्या है? और सब लिखो, सब लिखो. मैं नहीं लिख रहा भाई, मैं आंसर नहीं लिख रहा, पहले तुम सब लिखो. पेनल्टी का सेक्शन क्या, जल्दी बताओ नालायक. बस कुछ बच्चे तो मैं बता रहा हूं, अगर तुम रिवाइज बिना करे ये देख रहे हो और बस टीपे जा रहे हो, पहले रिवाइज करो. एज पर सेक्शन 127, एज पर सेक्शन 127 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013,
एज पर सेक्शन 127 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से आगे लिखो, डिविडेंड डिक्लेयर्ड, डिविडेंड सो डिक्लेयर्ड, डिविडेंड सो डिक्लेयर्ड। तुमको मैं इसका चार्ट दिखाऊं भाई, बहुत ही बढ़िया चार्ट है इसका मेरे पास, दिखाऊं? वो चार्ट याद कर लोगे ना, जिन्होंने रिवीजन देखी होगी उनको चार्ट दिखा होगा वो वाला, भाई साहब खतरनाक चार्ट। जिन्होंने रिवीजन देखी होगी श्योर शॉट उनको वो चार्ट दिखा होगा, जिसमें मैंने 124 और 127 को भी कनेक्ट किया हुआ है। वो लोगों ने चार्ट देखा होगा पक्का अच्छे से, और उनको बहुत अच्छा समझ में भी आया होगा। ये देखो, ये रहा वो वाला चार्ट। 124 के साथ ही हम कनेक्ट मार देते हैं किसको, 127 को। ठीक है, ये कंप्लीट अगर रहे तो इसकी फोटो वोटो ले लेना, बाद में काम आएगा। ठीक है, 124 के साथ फिर 127 भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, ये रहा, ये लिखा हुआ मैंने, 127 एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, ठीक है सर, चलो इधर सुनो। तो यहां लिखेंगे डिविडेंड्स और डिक्लेयर्ड, डिविडेंड्स और डिक्लेयर मस्ट बी पेड टू, मस्ट बी पेड टू entitled shareholders, entitled shareholders must be paid to entitled shareholders within 30 days of date of declaration। 30 दिन के अंदर अंदर से डिक्लेयर हो जाना चाहिए। ओके सर, आगे, इन केस डिविडेंड इज पेड by issuing warrant, such warrants must be posted, लिखा है, सर्व्ड नहीं लिखा, must be posted at registered address within time। once it is posted, एक बार वो पोस्ट हो गया, once it is posted, it is immaterial, whether the same is received by shareholder or not within 30 days। अब वो उसे 30 दिन में मिले ना मिले ये मैटर नहीं करता। ठीक, लिखो आगे, इन गिवन केस कंपनी पोस्टेड वारंट्स ऑन, कंपनी ने कब पोस्ट किया था सर? कंपनी ने पोस्ट किया था 22 जनवरी को 2024। वेयर एज ये ऐसे लिख लो पहले, दैट इज विदिन 30 days ऑफ डिक्लेरेशन, within 30 days of declaration। It was immaterial, ये इममटीरियल है सर, इररेलेवेंट है, इसका हमें कुछ करना ही नहीं है। इट वॉज इममटीरियल। मिस्टर ए को कब रिसीव हो रहा है? भाड़ में जाओ मिस्टर ए, तुम भाड़ में जाओ। इट वॉज इममटीरियल, मिस्टर ए हैज रिसीव्ड it on 5th of February 2025। 5th of February 2025। So conclusion, बताओ भाई, एक्शन ले सकते हैं नहीं ले सकते? मिस्टर ए कैन नॉट इनिशिएट एनी एक्शन अगेंस्ट कंपनी। आप कंपनी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते, आप कंपनी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है धासु, अगला क्वेश्चन आ रहा है धासु। यहां तक लिख दो, डन डन डन। हो गया जी, क्लियर है बेटा? यहां तक सेट है मामला, जल्दी बोलो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बढ़िया बढ़िया, समझ में आ गया है? हाँ सर।
अरे सर, एक बार बताओ ना, ये वाले क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे क्या? ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही तो पेपर में आते हैं। और अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ गए तो तुम कर लोगे क्या? सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए तो इस बार हम 70 पार लेके नहीं आ जाएंगे क्या? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही तो आएंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही तो आप करोगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द डिविडेंड अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन इक्विटी शेयर होल्डर बाय मिस्टर दीपक फॉर द फाइनेंशियल ईयर। रुको, पहले तो इस क्वेश्चन में कुछ करेक्शन है वो कर लेना। यहां पर ईयर चेंज कर लेना, ये 23 24 है, दिस इज 23 24, ये दोनों ईयर चेंज कर लेना बस, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं बदलना है क्वेश्चन में। द डिविडेंड अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय द मिस्टर दीपक फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ऑडिट में भी इसी तरह लिख सकते हैं, बट ऑडिट का देयर इज समथिंग डिफरेंट ना, उसमें कीवर्ड्स आपको चाहिए होते हैं बहुत ज्यादा। लॉ में ऐसा कीवर्ड्स वाला कोई पंगा नहीं होता, यहां प्रोविजन पे काम चलता है। ऑडिट में यू हैव टू राइट दैट कीवर्ड बिकॉज इंस्टीट्यूट इज आस्किंग यू कि भैया वो लिखो, यू हैव टू राइट इट। आप वहां पे बना के नहीं लिख सकते ऑडिट में, कितनी कहानी बना लोगे? ठीक है, मतलब ये भी नहीं मैं बोल रहा दैट यू हैव टू राइट एग्जैक्टली एज लाइक बुक, बट यू हैव टू राइट, बट थोड़ा सा आप बना के लिखो थोड़ा, ठीक है, बट दे मस्ट बी आस्किंग यू दैट कीवर्ड्स। वो आपको जो मेन मेन वर्ड्स हैं वो तो लिखने पड़ेंगे जो उस आंसर का एकदम जिस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है सर, डिविडेंड अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर दीपक। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। मिस्टर दीपक के पास दो कंपनी के शेयर हैं, एक सुवास लिमिटेड और एक भंडोल निधि लिमिटेड, पता नहीं क्या कंपनी का नाम है, सुवास लिमिटेड और भंडोल भन जो भी है, ठीक है, भंडोल लिमिटेड, निधि लिमिटेड, निधि लिमिटेड मतलब ये निधि कंपनी है। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 25 अगस्त 2024 को, डिविडेंड का अमाउंट था 800 रुपए, और डिविडेंड मिला कब? 23 अक्टूबर 2024 को। बाप रे, 25 अगस्त 2024 को अगर डिक्लेयर हुआ है तो 30 डेज के अंदर पे हो जाना चाहिए था। 30 डेज यहां से काउंट होंगे तो क्या आएगा? 24 सितंबर, 24 सितंबर तक ये पे हो जाना चाहिए था, बट नहीं हुआ, नहीं हुआ। और कब पे हुआ सर? ये पे हुआ 23 अक्टूबर को। ठीक है, भंडोल निधि लिमिटेड का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 4 सितंबर को, और 100 रुपए का डिविडेंड था, और कंपनी ने डिविडेंड स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में दिया ही नहीं। वाओ। ऑल्सो मिस्टर वैभव, अब ये मिस्टर दीपक और मिस्टर वैभव दो बंदे कैसे हैं भाई? ये बंदा वैभव ही है, इसका एक ही नाम कर लो, या तो इसे दीपक कर लो या इसे वैभव कर लो। इसे दीपक कर लो, अब हमने दीपक पढ़ लिया है। मिस्टर दीपक के पास 100 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं ऑफ 1 लाख इन एग्रीगेट ऑफ जीपंती लिमिटेड। एक और कंपनी है सर, कौन सी पंती? जीपंती, जीपंती लिमिटेड कंपनी के, इसके पास 100 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ठीक है, ऑन विच डिविडेंड वॉज पेबल एट द रेट ऑफ 8%। हाउएवर ड्यू टू दैट फाइनेंशियल एंड एवरीथिंग, उन्होंने कोई प्रॉफिट ही नहीं कमाए, तो इसलिए कंपनी ने कोई उस साल कोई डिविडेंड का कोई सीन बन नहीं रहा। मतलब इन्होंने बोला है डिविडेंड पेबल था 8%, पर कंपनी ने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया है। ओ ठीक है, अब पूछना क्या चाह रहे हो हमसे? व्हाट कुड बी द पनिशमेंट टू द कंपनी इन द अफॉरसेड टेबल। पहले तो ये बताओ, ये जो दीपक है, दीपक के पास ये कंपनीज के जो हैं इनके अगेंस्ट क्या पेनल्टी लगेगी, क्योंकि इन्होंने लेट करा है और इन्होंने दिया ही नहीं है, तो ये बताना है कि क्या है। आगे वो बोल रहा है वेदर जीपंती लिमिटेड, मैंने कोई नाम चेंज नहीं करा, ये जीपंती पंती पेपर में आया था, मतलब ये आरटीपी में दिया है उन्होंने, इन्होंने खुद ही, ये जीपंती भंडोल ये सब आरटीपी में दिया हुआ। ठीक है, जीपंती लिमिटेड के रिक्वायर्ड टू पे द डिविडेंड। अच्छा, ये पूछ रहा है कि भैया बताओ जीपंती लिमिटेड को क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मैं क्रक्स कर देता हूं क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये है, दीपक भैया है, दीपक भैया के पास 3 कंपनी के शेयर है, सुवास, भंडोल और जीपंती। ठीक है, ये जो सुवास भंडोल का ड्रामा है, सुवास वाले से इसको डिविडेंड लेट आया, भंडोल से आया ही नहीं है, और वो पूछ रहा है जीपंती का बताओ उसका डिविडेंड देना बनता है नहीं बनता। बस ये क्वेश्चन है। शुरू करो, शुरू करो अंताक्षरी। लॉ का आंसर लिखना, अंताक्षरी लिखो जी। आंसर नंबर 7 मैं लिखूंगा एज पर सेक्शन, एज पर सेक्शन 120। पहले मैं ए का आंसर लिख रहा हूं, एज पर सेक्शन 127। आप क्यों नहीं पढ़ाते ऑडिट? मैं इसलिए ऑडिट नहीं पढ़ाता क्योंकि मुझे ऑडिट नहीं आती। ठीक है, एज पर सेक्शन 127 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 127 क्या बोलता है? लिखना, इफ अ कंपनी फेल्स टू पे डिक्लेयर्ड डिविडेंड, इफ अ कंपनी फेल्स टू पे डिक्लेयर्ड डिविडेंड, कह रहा है हमें भी नहीं आती, बट मैंने मैनेज कर ली, मैं पास तो हो गया, तुम भी हो जाओगे, हो जाएगा मैनेज। इन केस अ कंपनी फेल्स टू पे डिक्लेयर्ड डिविडेंड और
fails to post dividend warrant within 30 days. Within 30 days of declaration, then company shall be liable. Then company shall be liable to pay simple interest at the rate of 18% per annum during the period for which default continues. जितना टाइम डिफॉल्ट चलेगा उतने पीरियड का 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा. जितने टाइम डिफॉल्ट चलेगा उतने टाइम का 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा. आगे लिखना. फर्दर, इन केस ऑफ निधि कंपनी, फर्दर इन केस ऑफ निधि कंपनी, इन केस डिविडेंड पेबल टू मेंबर, पेबल टू अ मेंबर इज ₹100 और लेस. चिल्लर डिविडेंड है सर, 100 रुपये या उससे कम है, देन इट इज sufficient compliance of section 127 if such nidhi company if such nidhi company announces the declaration of dividend, if such nidhi company announces the declaration of dividend, लिख लो. इधर क्या देख रहे हो नालायक. The declaration of dividend in local language, in local newspaper, and also announcement of, और इस चीज की, ये जो आपने अनाउंसमेंट मारी है, एंड अनाउंसमेंट ऑफ दैट डिक्लेरेशन इज डिस्प्लेड ऑन, नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करना है, बता दो कितने महीने के लिए या कितने दिन के लिए. इज डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड ऑफ निधि कंपनी फॉर एटलीस्ट, हाँ जी डैश, मैंने लिख रहा. बताओ कितने महीने के लिए डिस्प्ले करना पड़ेगा, कितने महीने के लिए डिस्प्ले करना पड़ेगा. सर डिस्प्ले करना पड़ेगा कम से कम 3 महीने के लिए. आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ये क्या है, 3 महीने के लिए. ठीक ठीक. अब आ जाओ इन केस ऑफ सुभाष लिमिटेड. इन केस ऑफ सुभाष लिमिटेड, सुभाष लिमिटेड में बंदे को डिविडेंड कब डिक्लेयर हुआ, डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन, सर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था 25 अगस्त 2024 को. डिविडेंड पेड ऑन, पेड कब हुआ, 23 अक्टूबर 2024 को. तो यहां लिखना डिविडेंड डिक्लेयर्ड should have been paid within 30 days of declaration. कितने दिन के अंदर पे हो जाना चाहिए था सर, 30 दिन के अंदर पे हो जाना चाहिए था. और 30 दिन कब खत्म होंगे, 24 सितंबर 2024. 25 अगस्त से 30 दिन कहां काउंट होंगे, 24 सितंबर 2024, वहां पे ये खत्म हो जाना चाहिए था. ठीक है, ठीक है सर, पे हो जाना चाहिए था. सो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट विल बी एज फॉलोज. भाई को इंटरेस्ट मिलेगा कितना, सर डिविडेंड अमाउंट है 800 रुपये. तो हम इंटरेस्ट इज टू बी पेड, कहां से लेके कहां तक का इंटरेस्ट पे होगा, इंटरेस्ट इज टू बी पेड फ्रॉम
25 सितंबर, 24 सितंबर तक पे हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, 25 से मीटर चालू हो जाएगा। 25 सितंबर 2024 से लेके 23 अक्टूबर 2024 तक कितने दिन होंगे? 25 सितंबर से 23 अक्टूबर, 29 दिन। तो यानी मैं बोलूंगा 800 रुपये पे 29 दिन का इंटरेस्ट मिलेगा आपको, और कितने परसेंट? 18% के रेट पे। अमाउंट निकाल के बताओ जल्दी कितना आ रहा है? 800 इंटू 29 डिवाइड बाय 365 इंटू 18%, कितना कितना रुपए आ रहा है जी? जल्दी जल्दी बताएं कितने रुपए आ रहा है? $11.44, तो हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे एंड वी विल राइट इट सिंपली लाइक 11 रुपीज। 44 पैसे आपको कुछ नहीं मिलेंगे, 11 रुपए आपको क्या मिल जाएगा? डिविडेंड मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड केस। सेकंड इज इन केस ऑफ भंडोल लिमिटेड। इन केस ऑफ भंडोल निधि लिमिटेड, तो यहां पर भंडोल निधि लिमिटेड इज निधि कंपनी, एंड डिविडेंड पेबल was ₹100. So, if company announces in local newspaper, in local language, if company announces in local newspaper and local language, and said declaration is displayed for 3 months, कब तक? इसने कब अनाउंस किया था सर? इसने अनाउंस किया था 4 सितंबर, तो सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, तो मैं बोलूंगा 3 महीने, यानी कि टिल 4 दिसंबर 2024, then it will be a sufficient compliance of section 127, then it will be a sufficient compliance of section 127. So accordingly aforesaid compliances have been made by company, and no punishment can be imposed अंडर सेक्शन 127। तो इस कंपनी पे अंडर सेक्शन 127 कोई पनिशमेंट इंपोज नहीं हो सकती है। सर हम इस पे पनिशमेंट इंपोज नहीं कर सकते हैं। फिर हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, यानी बी वाला जो क्वेश्चन था क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का। वो बोल रहा था क्या उस पर डिविडेंड देना, वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड। अब देखो ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है भैया कंपनी ने प्रॉफिट तो कमाया नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट कमाया नहीं, तो आप प्रेफरेंस वालों को जब तक डिविडेंड नहीं दोगे तो इक्विटी वालों को कैसे डिविडेंड दे दोगे? बात तो सही है सर, लिखो आंसर, बी आंसर लिखना जरा, लिखो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर is the share in respect of which the dividend gets accumulated and any arrears of such dividend
is to be payable in later years profits. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? आज डिविडेंड नहीं दे पा रहे तो उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, अगले साल दे देंगे, ठीक है. Until dividend is paid on cumulative preference shares, no dividend can be paid to equity shares. सर जब तक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड नहीं दिया जाएगा तब तक इक्विटी वालों को भी डिविडेंड नहीं दिया जा सकता. सो इन गिवन केस इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 जीपंती लिमिटेड डिड नॉट अर्न एनी प्रॉफिट. कंपनी ने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, डिड नॉट अर्न एनी प्रॉफिट, एंड अकॉर्डिंगली द डिविडेंड ऑन cumulative preference shares for financial year 23-24 shall be carried forward. हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे सर अगले साल, क्योंकि इस साल प्रॉफिट तो है नहीं, तो अगले साल बांटेंगे फिर. एंड सच एरियर ऑफ डिविडेंड will be payable from following financial years profits. जो अब आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स हैं हम उनके प्रॉफिट्स में से इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ये क्वेश्चन इट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड प्लीज मार्क इट एलडीआर. मैंने नहीं भी करा है तो प्लीज आप इसको मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम स्टैम्प जरूर डाल लेना इसकी. इनफैक्ट मैं बोलूंगा सारे ही क्वेश्चंस की टाइम स्टैम्प डाल लिया करो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको कोई क्वेश्चन दोबारा रेफर करना तो डायरेक्टली यू गो टू दैट क्वेश्चन, राइट. और ये क्वेश्चन करके मुझे तो आ गया भाई साहब मजा, आपको भी आ जाना चाहिए था मजा, क्योंकि ये क्वेश्चन है अच्छा. और आरटीपी में आई, ये एग्जाम में नहीं आया हुआ अभी तक, पर ये कभी ना कभी एग्जामिनर इसको जरूर फेंकेगा एग्जाम में. एंड यू नेवर नो कि क्या पता ये इसी बार पेपर में आ जाए. ठीक. बोलो ओके. चलो जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन. ये एक क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊंगा, इसके बाद तुमको 2 क्वेश्चन मैंने और दिए हुए, वो इसी शीट में है. मेरा ऐसा मन कर रहा है कि एक क्वेश्चन मुझे और दिख जाए तो मैं तुमको दे दूं, बट देखते हैं. चलो अभी ये क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. क्वेश्चन 8 क्या बोलता है? पीक्यू लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड 10% डिविडेंड टू ऑल इट्स शेयर होल्डर. अच्छा, पीक्यू लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है. अगर आज तुमने कमेंट नहीं करे, अब मैं बोल नहीं रहा कुछ, ठीक है ना. पीक्यू लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड 10% डिविडेंड टू ऑल इट्स शेयर होल्डर. पीक्यू लिमिटेड ने सारे एमटीपी, जो एमटीपी आ गई है, मैं आज पोल डालूंगा. हाँ, मेरे को तुम लोग लाइव तो बैठी हो ना, मैं तुमसे भी पूछ लेता हूं. मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को ना एमटीपी करानी है, तो एमटीपी मैं तुमको अभी कराऊं या राइटिंग प्रैक्टिस सारे चैप्टर के खत्म होने के बाद कराऊं? व्हाट यू पीपल से, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज योर वोट? जैसा तुम बोलोगे वैसा अपन करेंगे. अभी करा दूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं मैं तुमको लाइव करा दूं वो, तो अभी कराऊं या सारे चैप्टर कराने के बाद कराऊं? और दूसरी चीज, मैं लाइव कराऊं या वो वीडियो डाल दूं, मतलब रिकॉर्ड करके मैं वीडियो डाल दूं, तुम वीडियो देख लो. हाँ, अभी तो दूसरा हुआ ही नहीं ना, दूसरा तो अब 28 को है लॉ का. फर्स्ट सीरीज 1 तो हो गई ना. चलो ठीक है, मेरे को मोस्टली आंसर दिए जा रहे हैं कि पहले एक बार ये सारे चैप्टर करा देना एंड में और लाइव कराना, ठीक है. सो यू आर आस्किंग दैट वीडियो नहीं चाहिए. मैंने आरटीपी की वीडियो डाल दी थी, आई एम सॉरी, ठीक है. मुझे आरटीपी लाइव करा देनी चाहिए थी, फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, कुछ जल्दी अपन कवर कर लेंगे आरटीपी को. तो ऑल्दो आरटीपी की वीडियो डली हुई है चैनल पे ही, आरटीपी देख लेना. एमटीपी मैं तुमको लाइव करा दूंगा पक्का, मैं तुम्हें बोलता हूँ. और उसके बाद जैसे ही एमटीपी होंगे उसके बाद मैं केस सिनेरियोज की मैराथन लेकर आऊंगा, ठीक है.
जिसमें हम वन शॉट सारे मैराथन में सारे एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो वो मैंने तुमको वादा किया हुआ है, टेंशन ना लेना उसकी, ठीक है। वो मैराथन मैं कराऊंगा, लास्ट डे मैराथन मैं कराऊंगा, वो भी होएगी, एमसीक्यू भी हो जाएंगे। तो ये एमटीबी मैं तुमको लाइव करा दूंगा, ठीक है। और डेट्स क्या क्या कैसे कैसे रहेंगी, तो अभी थोड़ा सा ये चैप्टर हम कवर कर लें, फिर उसके बाद हम उसको प्लान करेंगे, ठीक है। बस तुम्हारा काम पता है क्या रहेगा, फैलाते रहना, सब दोस्तों के साथ शेयर करते रहना, भाई ये प्लेलिस्ट है, ये लो, ये राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, यहाँ से ये पढ़ लो, यहाँ से ये कर लो। और मेरा उद्देश्य है भैया, इस बार तुम लोग बस कैसे भी करके 70-80 लेके आ जाओ मजे से लॉ में, वो खत्म हो जाए, मतलब वो डर खत्म हो जाए, ठीक है। चलो सुनना, एग्जामेशन, हाँ एग्जामेशन तुम ला के दोगे मुझे पक्का। 10% डिविडेंड दिया सारे शेयर होल्डर को एक्सेप्ट मिस्टर कुमार। क्यों, मैंने कुछ गड़बड़ की है, मैंने कुछ गलती की है। मिस्टर कुमार को भाई साहब डिविडेंड ही नहीं दिया। होल्डिंग 500 इक्विटी शेयर, मेरे पास 500 शेयर थे। हु इंस्ट्रक्टेड द कंपनी टू डिपॉजिट द डिविडेंड अमाउंट डायरेक्टली इन हिज बैंक। उस बंदे ने बोला था कि मेरा डिविडेंड का अमाउंट सीधा कहां जमा करा देना, मेरे बैंक अकाउंट में। अच्छा, द कंपनी अकॉर्डिंगली रेमिटेड द डिविडेंड बट द बैंक रिटर्न द पेमेंट ऑन द ग्राउंड दैट द अकाउंट नंबर इज गिवन बाय मिस्टर कुमार डज नॉट टैली विद द रिकॉर्ड्स ऑफ द बैंक। मिस्टर कुमार ने जो बैंक अकाउंट नंबर दे रखा था, 28 भाई, यही 28, परसों 28। मिस्टर कुमार ने जो बैंक अकाउंट नंबर दे रखा था वो टैली नहीं हो रहा था, इसलिए बैंक ने रिटर्न कर दी पेमेंट। अब कंपनी ने ये मिस्टर कुमार को इन्फॉर्म नहीं करा। आ रहा रहा, गलती तो तुमसे यही हो गई। अरे उसको बताते तो सही, उसको इन्फॉर्म करना चाहिए था। अगर सामने वाले ने तुम्हें कोई डायरेक्शन दी है, यू हैव टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन। इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस इशूड बाय द मेंबर, उसकी डायरेक्शन कंप्लाई नहीं कर पा रहे, तो उसे इन्फॉर्म कर दो, तो सेक्शन 127 से बच जाओगे, वरना लपेटे पड़ेंगे, वरना लपेटे पड़ेंगे। और ये भी मेरे ही पेपर में आया था। तो आज की शुरुआत, पहला क्वेश्चन मेरे पेपर से, आज की अंतिम क्लास बोल रहा हूँ, सॉरी, आज का अंतिम क्वेश्चन, अभी तो इसके बाद भी क्लास है मेरी। ये अंतिम क्वेश्चन जो है, ये अंतिम क्वेश्चन भी हमारे ही पेपर से। भाई साहब मेरे पेपर में डिविडेंड के बड़े क्वेश्चन आए थे यार। जनरल क्लॉज एक्ट को भी डिविडेंड से कनेक्ट करके जीसीए का क्वेश्चन भी डिविडेंड से पूछा था। भाई साहब भर भर के डिविडेंड दे दिया था, पता नहीं क्या प्यार था उस साल डिविडेंड से। सुनना, आंसर लिखो। एज पर सेक्शन 127 ऑफ कंपनीज एक्ट 2023, नहीं है 13 है, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 एज पर सेक्शन 127 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 लिखना। सेक्शन 127 इट प्रोवाइड्स द punishment, it provides the punishment for failure to distribute dividend on time. If a shareholder has given directions, if a shareholder has given directions to company regarding the payment of dividend, regarding the payment of dividend, and such directions cannot be complied with, and the same has been communicated, and the same has been communicated to the shareholder, in the given case, PQ Limited failed to, गलती क्या हुई इससे, क्या इसने डायरेक्शन कंप्लाई नहीं करी, वो नहीं हो सकती, बट कम्युनिकेट तो करते। PQ Limited failed to communicate to the shareholder, Mr. Kumar, about non-compliance
of his direction regarding payment of dividend. So conclusion, company is liable for punishment stipulated under section 127. कंपनी को सर 127 वाली पेनल्टी बियर करनी पड़ेगी. क्लियर सर. सो यहां अपना खत्म होता है डिविडेंड वाले क्वेश्चंस. काफी सारे क्वेश्चन जो मुझे बहुत रेलेवेंट लगे. देखो जो क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूं तुमको, ये चीज जो क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो देख के तुम समझ जाओगे और कर लोगे, लिख लोगे, तो वो मैं फाइल में नहीं डालता. और इंस्टेड कई क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, सेम टू सेम, दोबारा 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 दोबारा, तो वो क्वेश्चन मैंने यहां पर नहीं कवर किए हैं. ठीक है, 2 क्वेश्चन ये रहे, ये आपको खुद से ट्राई करने हैं. लिख के देख ला इन्हें अच्छे से. ठीक, अच्छे से इन्हें लिख के देखना और बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन देना. राइट सर. तो अब फटाफट से अपन क्लास को करेंगे खत्म. सर आईसी ने मॉडल, हाँ मॉडल टेस्ट पेपर का मैं बता दूंगा क्या है. ठीक है, तो अब अपन करेंगे कथा को यहीं पर समाप्त. अगले चैप्टर के लिए हम मिलेंगे फॉर द चैप्टर चार्जेस. ठीक है, चार्जेस अच्छे से रिवाइज करके रखना. नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली परसों ही होगी. वही सेम टाइम सेम रहता है हमेशा 2:30 बजे. ठीक है, 2:30 बजे ही होगी. हो सकता है दिन कई बार एक दिन फालतू हो जाए कि परसों ना हो के उससे अगले दिन हुई, बट परसों तो है क्लास. ठीक है, चार्जेस की है, बट टाइम विल बी 2:30. ठीक, सो अब क्लास खत्म करते ही फटाफट से तुमको एज यूजुअल एक काम करना है. ठीक है, बड़ा प्यारा प्यारा जो तुम लिख के भेजते हो मेरे को, बस तुम कमेंट भर देना. ठीक है, और शेयर मार देना, लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और कंटेंट आपको मिलता रहे. फर्स्ट टाइम इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड यू हैव अटेंडेड दिस सेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू मस्ट बी गेटिंग दिस टाइप ऑफ कंटेंट रेगुलरली. अच्छे से आपको सब कुछ मिलता रहे. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. टेक केयर, बाय बाय, एंड keep working very hard as someone somewhere is waiting for your success. Thank you so much. Tata. Bye bye.